मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आपका वीडियो लेक्चर चौथा देखोगे। इसमें पाठ दे रखा आपकी गति। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि वेग में समय के साथ में परिवर्तन होता है, तो उस दौरान क्या होता है? त्वरण। त्वरण एक नई प्रकार की भौतिक स्थिति। त्वरण किसे कहते हैं, क्या इसका मात्र होता है, क्या उसका सूत्र होता है, उसको आप रिप्रेजेंट करना सीखा था। त्वरण की बेसिक विकास होती कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन होने की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि और वेग के समानुपाती भी हो सकती है और दिवसीय भी हो सकती है। देखिए, अपन उसी वीडियो लेक्चर में लास्ट ज़्यादा एक उदाहरण आपको दिया था होमवर्क करने के लिए। हमने करने का प्रयास नहीं किया होगा, नहीं किया तो भी आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई राहुल नाम का एक व्यक्ति या स्टूडेंट्स हैं जो प्रारंभिक अवस्था में साइकिल चलाना शुरू करता है, तो 30 सेकंड बाद में उसका वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड वेग उसको प्राप्त हो जाता है। कितनी? 30 सेकंड के बाद में वह अकस्मात कभी एक बार ब्रेक लगाता है और उसकी साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं, जस्ट साइकिल चलाना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में साइकिल का वेग क्या? शून्य। चलाना शुरू करता है मतलब चल रही है, ऐसा नहीं कर रखा है, चलाना प्रारंभ कर रहा है, तो मतलब शुरू में साइकिल रुकी हुई थी, उस टाइम में उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। तो अपन देखते हैं विरामावस्था में साइकिल का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। कितना है? प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। आपको कल भी बताया था और आपने परसों किया भी होगा, नहीं किया तो समझिए। अंतिम अवस्था में साइकिल का वेग, जब वो साइकिल चल रही है उस टाइम में उसका वेग कितना हो गया था? 6 मीटर प्रति सेकंड। अब समय आपके लग रहा है कितना? 30 सेकंड। 6 मीटर वेग प्राप्त करने के लिए समय कितना लगा है? 30 सेकंड का समय लगा है। अब आपको त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा टाइम। तो इस सूत्र में अपन क्या रखते हैं? मान प्रारंभिक वेग आपका कितना? 0 और अंतिम वेग 1 है। 6 में से 0 घटाओगे तो आपको 6 मिले और 6 में से 30 का भाग देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में आपके आंसर प्राप्त होता है। ये कौन सी फर्स्ट स्थिति की कंडीशन है कि फर्स्ट स्थिति में साइकिल का त्वरण कितना था? दिमाग बात आ जाएगी। पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ कि विराम अवस्था में साइकिल का वेग 0 था क्योंकि साइकिल रुकी हुई थी, और जैसे उसने साइकिल 30 सेकंड में चलाना प्रारंभ की थी और चलना शुरू होगी तब साइकिल का वेग उसको देखने को मिल रहा है, वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस कंडीशन में उसको समय लग रहा है कितना? 30 सेकंड का समय ओनली फॉर लग रहा है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है कि वेग में परिवर्तन बटा समय, v माइनस u बटा टाइम। तो a बराबर 6 में से 0 को घटाओगे और बटा 30 सेकंड का भाग दोगे तब जाकर आपको मिलता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं। दिमाग बात रहेगी। देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फर्स्ट स्थिति को हटा के सेकंड स्थिति को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए सेकंड कंडीशन में साइकिल का वेग कितना हो जाएगा? साइकिल का प्रारंभिक वेग, जब साइकिल चल रही थी उस टाइम में आपको क्या बताया जा रहा है? कितनी स्पीड से साइकिल चल रही थी वो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ब्रेक लगाने से पहले साइकिल किस स्पीड में चल रही थी वो उसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड के रूप में बताया जा रहा है, और जब साइकिल पे ब्रेक लगेगा तब वेग में कितनी गिरावट आई है? वो हो जाएगा आपके अंतिम वेग। तो ब्रेक लगाने पर साइकिल में कितनी कमी आई वेग में? वेग कितने पे आकर रुक गया है कि 4 मीटर प्रति सेकंड पे आके रुक गया था। समय इस कंडीशन में आपको लग रहा है 5 सेकंड का समय लग रहा है। तब देख रहे त्वरण v माइनस u बटा t का भाग देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप मान रखते हैं। तब साइकिल का अंतिम वेग तो था आपके 4 मीटर प्रति सेकंड जो कम हो गया था वो, और प्रारंभिक वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड। इसमें से उसको घटाते हैं तो -2 मीटर प्रति सेकंड बटा 5 सेकंड का भाग देते हैं तो आपके रिजल्टिंग मान आपके देखने को मिलता है, वो आपके आंसर कितना मिलता है? -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में आपके
वेग का त्वरण का सेकंड स्थिति का आंसर आता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं साइकिल द्वारा प्राप्त किए गए दोनों स्थिति में त्वरण क्या हो जाएंगे। प्रथम स्थिति में तो आपके त्वरण था 0.2 मीटर प्रति सेकंड और द्वितीय स्थिति में आपके त्वरण हो जाएगा -0.4 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने आपको एक सवाल दिया था, इसको हल करने के लिए आपने करने का प्रयास किया होगा, किया भी होगा, नहीं किया तो भी आप बैठ के समझ सकते हैं, बेटर है। अब आगे अपना टॉपिक है वो है गति का ग्राफिकल निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास करना। क्या दे रखा है, गति का ग्राफिकल प्रदर्शन। देखिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर लीजिए, फिर बाद में अपन उस टॉपिक पे जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से गति को दर्शाते हैं। देखिए टॉपिक है आपका गति का ग्राफिकल प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं। तो ग्राफ आप जानते हैं बेसिकली क्या होता है। देखिए ग्राफ द्विविमीय रूप में एग्जिस्ट करता है। ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए दो विमा की आवश्यकता होती है, दो अक्षों पर डिपेंडेंट करता है। तो जो ये वाला अक्ष होता है जो आपके क्षैतिज चलता है, क्षैतिज रेखा के रूप में बढ़ता है, वो आपका होता है एक्स एक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्स। और ये होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्स। क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्स, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको। और जहाँ पे दोनों बिंदु मिलते हैं एक्स एक्स और वाई एक्स, जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब आपको पूछा जा रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं या मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर एक्स एक्स तथा वाई एक्स दोनों प्रकार की विमा एक बिंदु पर आकर मिलती है या दोनों का मान एक ही कॉमन मान देखने को मिलता है, वो कहलाता है आपके मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, बेसिकली आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक x और y दोनों अक्ष के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप x का मान भी यहाँ पे कितना होता है 0 और y का मान भी कितना होता है 0 0। तो ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु के निर्देशांक। दिमाग बात रहेगी, मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर x तथा y दोनों रेखा आपस में आके मिलती है और जिसका रिजल्टिंग मान क्या हो 0 0, उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब प्रत्येक अक्ष पर ग्राफिकल आपने देखा भी होगा, ग्राफ आप बनाते भी हैं, 8 से ग्राफ वैसे मेंशन हो जाता है। तो गणितिक में वैसे रिप्रेजेंटेशन आप देखा भी होगा कि ग्राफ किस प्रकार से होता है। ग्राफ में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, इकाई क्या होती है, अलग अलग कॉलम बने होते हैं वैसे। फिर ऐसे होते हैं आड़े, ये एक कॉलम को अपन क्या बोलते हैं, जो ये कॉलम बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक इकाई। क्या बोलेंगे इसको, एक इकाई। इकाई का मतलब जैसे ग्राफ बनाने, जैसे अपने बॉडी की इकाई क्या कोशिका, तो वैसे वैसे पूरे ग्राफ बनाने के लिए एक इकाई के रूप में ये काम कर रहा है। तो पूरे एक इकाइयां सारी मिलकर एक ग्राफिकल अपना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो अपन देखते हैं, तो ये क्या करेगी आपकी एक इकाई। अब इकाई के अकॉर्डिंग आप एक इकाई में x एक्स का मान कितना ले रहे हो और y एक्स का मान कितना ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसको निरूपित किया जाता है। तो आपने इस प्रकार से गणित के रूप में देखा होगा कि ग्राफ हर चीज को प्रदर्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसमें किसी भी चीज को बार बार आंकड़े को रटने से बेटर कि ग्राफिकल रूप से आप प्रदर्शित कर लो और फिर बाद में आपको पता लगे। जैसे रिजल्ट की बात की जा रही है कि स्कूल का रिजल्ट कितने साल में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ, या तो फिर आंकड़े के रूप में आप याद रखो या फिर ग्राफिकल रूप में आप याद रखोगे। जैसे 2000 में आपका स्कूल का रिजल्ट कितना रहा, 2002 में कितना रहा, 2001 में कितना रहा। तो फिर इस प्रकार से आपको रिजल्टिंग मान आपको याद रखना। तो हर साल रिजल्ट मान लो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट पर साल आपके मान लो रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है, आपको परसेंटेज के रूप में आपको स्कूल का रिजल्ट मान लो बताया जा रहा है कि यहाँ पे समय
मान लो 2000 से आप बात कर रहे हो, कहाँ से 2000 पे, फिर बाद में 2005 पे, फिर 2010 पे, 2015 पे स्कूल का रिजल्ट कितना रहा, फिर 2020 में आपका स्कूल का रिजल्ट का प्रोसेस कितना बताया गया है। तो आपको पता है 2005 में आपके स्कूल का रिजल्ट मान लो यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, इस प्रकार से आपके परसेंटेज के रूप में आपने रिजल्ट दे रखा है। इसमें आपका स्कूल का रिजल्ट परसेंटेज के रूप में आपने रखी वैल्यू, और इधर की साइड में आपके समय दे रखा है, समय किसमें वर्षों में, ठीक है ना। अब मान लो शुरुआत में 2005 में आपके स्कूल के रिजल्ट की बात की जा रही है, मान लो बोर्ड क्लास का रिजल्ट कितना था कि शुरू मान लो बोर्ड क्लास का रिजल्ट आपके कितना आया, 60% रिजल्ट आया, कितना 60% 2005 में। तो अपने डॉट डॉट यहाँ पर गया ये। अब इसको विकसित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको लेना पैमाना लेना अनिवार्य है। ग्राफ को प्रदर्शन करना है तो ग्राफ के लिए आपको क्या दिमाग में होना चाहिए, पैमाना। पैमाना क्या होता है, क्या वैल्यू, क्या इकाई के रूप में आपने क्या माना था उसको निरूपित करना नेसेसरी होता है। पैमाना x x अक्ष पर एक इकाई मतलब एक कॉलम बराबर आपने कितना माना है, एक इकाई बराबर कितने वर्ष मानते जा रहे हैं, 5 वर्ष। कितने, 5 वर्ष। और y एक्स में एक इकाई के रूप में आपने कितना परसेंटेज ले रखा है, 10%। इस प्रकार से पैमानों को निरूपित करना गणित में अनिवार्य होता है। और पैमाने का आपके डायरेक्ट 3 मार्क्स होता है, 1 मार्क्स। ये ध्यान रखना, आप 10 से बोर्ड में जाओगे तब आपको वैसे समझाना भी पड़ता है। बेसिकली अपन देखते हैं, अब अपन को स्कूल का रिजल्ट 10 है तो या तो फिर डाटा के रूप में देखो 2005 में हमारे स्कूल का 60% इतने परसेंट, या फिर डायरेक्ट एक पेज आपने सामने पेश किया और साथ साथ रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी कि 2005 में 60%, फिर बाद में हर साल इंप्रूवमेंट रिजल्ट हो रहा है, फिर 80% और लेटेस्ट आने वाले समय में आपका 90% के आसपास रिजल्ट स्कूल का हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा आपको प्राप्त होती है और डायरेक्ट सामने वाला समझ जाता है कि बच्चे का ग्रोथिंग पॉइंट किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कई प्रकार की ऐसी वैल्यू होती है जिनको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के रूप में आपको शो करके दर्शाया जाता है। तो 8वें पार्ट के अंतर्गत देखते हैं गति को भी ग्राफिकल रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस दे रखे हैं। तो इसमें पहला के ग्राफ दे रखा है, वो दे रखा है समय, दूरी व समय के मध्य ग्राफ किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट के लिए मैंने डायग्रामिकल बताया, इसमें मेन आपके 2 चीज़ मैंने बताई यहाँ पे। एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, और पैमाना किस प्रकार से लिया जाता है, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं कि अपना पहला पॉइंट है दूरी और समय के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करके दर्शाना। तो पहले इस मैटर को मैं रब कर रहा हूँ पूरे को और अपने बिंदु पे जा रहे हैं। देखिए दूरी और समय के मध्य ग्राफ हम देख रहे हैं कि मान लो एक साइड में आप दूरी को रिप्रेजेंट कर लो और एक अक्ष पे किसको दर्शा दो, समय को। मान लो आप ग्राफ बना रहे हो कि x एक्स पर आपने क्या ले रखा है और y एक्स पे क्या ले रखा है। यहाँ पे मान लो आपने क्या ले रखी, दूरी किसमें ले रहे हो, किलोमीटर में या मीटर में, जो भी आपके सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप दूरी ले सकते हो। मान लो आपने दूरी किसमें ले रखी है, किलोमीटर में। और इधर की साइड में समय, y एक्स में क्या रखते हैं, समय, समय किसमें, घंटों में। अब एक समान गति कब प्राप्त होती है, समान गति और असमान गति जब मैंने आपको ये प्रोसेस आपको समझाया था, जब
निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार उसी कंडीशन में, मान लो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले वापस 1 घंटे में 10 किलोमीटर, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उतनी डिस्टेंस तय हो रही है तो हो जाएगी समान गति। और असमान में 1 घंटे में तो 5 किलोमीटर और 2 घंटे में वापस 10 किलोमीटर, वापस अगले 1 घंटे में वापस 1.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपकी गति हो रही तो वो हो जाएगी असमान गति। समान गति और असमान गति मैंने आपको समझा रखा है। तब इस कंडीशन में आप देखोगे समान गति में समय तथा दूरी दोनों समानुपाती रूप में क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। इस कंडीशन में आपकी दूरी और समय दोनों है वो क्या है, दोनों समानुपाती। दूरी समानुपाती समय, समय बढ़ने के साथ दूरी भी बढ़ती। पहले मान लो आप 1 घंटे में समय, मान लो इधर की साइड में आपके इधर है और इधर आपकी दूरी 1 घंटा में आपने मान लो 5 किलोमीटर दूरी तय की। फिर अगले 1 घंटे बाद में दूसरे घंटे पर आप देखते हो तो वहाँ पे आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की। 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय की। तो समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे 1-1 घंटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आप दूरी भी क्या हो रही है, समानुपाती में बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आपको मान लो दूरी और समय को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आवर्स में और ये किलोमीटर में। अब इसको आपको प्रदर्शित करना है तो समय के साथ में दूरी भी क्या होगी, बढ़ रही। तो अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, एक समान गति के लिए दूरी और समय दोनों क्या चलते हैं, हमेशा समानुपाती में चलते हैं। देखिए अब मान लो एग्जाम्पल के बेस पे मान लो मैंने ये समझा दिया कि एक एग्जाम्पल, इसको आप ग्राफिकल के रूप में रिप्रेजेंटेशन करके बताइए। तो देखिए समय आपने कितना ले रखा, पहले 1 घंटा, 2, 3, 4, इस प्रकार समय बढ़ रहा है। और इधर की साइड दूरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके बाद में 25 किलोमीटर, इस रूप में आपकी दूरी बढ़ रही है। तो पैमाना यहाँ पे आपने क्या रखा है, पैमाना x अक्ष में तो आपने ले रखा है 1 इकाई बराबर कितना ले रखा है, 1 घंटा। और y अक्ष में 1 इकाई बराबर 5 किलोमीटर। इस पैमाने के अकॉर्डिंग आप इस मापदंड को फॉलो करते हुए आप समान गति के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो देखिए पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, तीसरा बिंदु यहाँ पे, तो इन सभी बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो आपकी क्या मिलती है, एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। क्या मिलती है, एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक समान दूरी में समय तथा दूरी दोनों समानुपाती रूप में चलते हैं। और ग्राफिकल रूप में इस प्रकार से आपको क्या बताएं, एक समान दूरी में समय व दूरी दोनों चलते हैं तथा ग्राफिकल के रूप में ग्राफिक प्रदर्शन में सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने किसमें देखा, एक समान गति के लिए आपने प्रोसेस देखा, समय और दूरी के मध्य ग्राफ किसके आप देखते हैं तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, तो एक सीधी रेखा आपको देखने को मिलती है। अब असमान गति में देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्योंकि मतलब दूरी और समय दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस करेंगे। वो सेकंड पॉइंट अपना दे रखा है वो आपके असमान गति वाला, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे।
तो ये था आज आपका वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने गति के ग्राफिकल प्रदर्शन में फर्स्ट आपने देखा समय दूरी का फर्स्ट ग्राफ समझने का प्रयास करना, घर जाके बैठ के व्यवस्थित बनाना, और ये आपके वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी क्लासों में आप जाओगे वहाँ पे आपको इस प्रकार से निरूपित करके आपको प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।